चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। पहला क्लास आज स्टार्ट किया जाए ग्रेविटेशन का। तो हेडिंग डाल दीजिए ग्रेविटेशन। देखो, जस्ट लाइक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया गया है ना तुम लोग को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसे थ्योरी एकदम पढ़ाया गया था, हूबहू उसी के पैरेलल थ्योरी है किसका, ग्रेविटेशन का। ठीक है। तो जैसे वहां कूलम्ब्स लॉ था, वैसे ही यहाँ सबसे पहले जो आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। तो लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है। वो क्या है, मान लो कि एक मास यहाँ है m1 और दूसरा मास है यहाँ पे m2। दोनों के बीच दूरी r है, तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। F इक्वल्स टू जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा दोनों के बीच। ठीक है। m1 एंड m2 क्या है, मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है पूरे यूनिवर्स में, इसलिए यूनिवर्सल कहा गया। इसका वैल्यू याद रखना है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे r क्या है, स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r है डिस्टेंस बिटवीन द गिवन ऑब्जेक्ट्स। गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में क्या अंतर है, एक कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी और दूसरा कहेंगे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों में क्या फर्क है। ठीक है। तो देखो दोनों में क्या फर्क है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे बोल रहे हैं, ये यूनिवर्सल है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक था m1 और दूसरा क्या था m2। एक ऑब्जेक्ट था m1 और दूसरा क्या था m2। ठीक। अब m1 m2 कुछ भी हो सकता है, ये वाला सन हो सकता है, ये अर्थ हो सकता है। ठीक है। ये हो सकता है पहला वाला अर्थ हो जाए, दूसरा वाला मून हो जाए।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है M1 M2। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दें, मान लो M1 के जगह अर्थ रख दिए और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी है, अर्थ पर कोई भी सिचुएटेड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम हो गए, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ जिस फोर्स से दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी उसको क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ क्या कहेंगे? ग्रेविटी। मतलब अर्थ जिस फोर्स से खींचेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका एक स्पेशल नाम हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का स्पेशल नाम हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब एक ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ है, ठीक है। तो इसी को आगे लिखते हैं हम लोग। इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitation is the force of attraction, force of attraction between any two bodies, if one of the body is earth, then the force of gravitation is called force of gravity. नोट करिए इसको। हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स साथे साथे बनाते चलना है एकदम अच्छा से, ठीक है ना। नोट्स नहीं बनाइएगा तो कुछ फायदा नहीं है क्लास करने का। आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। मान लो कि ये अर्थ हो गया जिसका रेडियस r है। कितना होता है अर्थ का रेडियस? याद रखना, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, 6400 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ का मास सेम है, इस पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा वो क्या होगा? F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो दोनों के बीच का दूरी कितना है, पृथ्वी के रेडियस के बराबर। देखो समझो इधर, एक ऑब्जेक्ट आर है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट एम है, तो दोनों के बीच का दूरी तो पृथ्वी के रेडियस से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग पृथ्वी के रेडियस के तुलना में नेग्लिजिबल लेते हैं। जैसे पृथ्वी का रेडियस क्या हो गया, 6400 किलोमीटर। अब इस ऑब्जेक्ट जो का साइज जो होगा 1 किलोमीटर भी बड़ा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी के रेडियस के कंपेयर में इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। पृथ्वी के रेडियस के कंपेयर में इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए इन दोनों के ऑब्जेक्ट का दूरी क्या लिया जाता है, पृथ्वी के रेडियस के बराबर ही, ठीक है। अब F बराबर यहाँ पे एक मास क्या हो गया, पृथ्वी का मास, दूसरा मास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मास, इनटू आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के नजदीक जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें फोर्स कितना लगता है, mg के बराबर, जो यूज करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो F बराबर जब mg हो जाएगा तो यहाँ पुट करेंगे तो mg इक्वल्स टू जी एम बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्मॉल जी जो था ग्रेविटेशन, एक मिनट, इधर स्मॉल एम एक कट जाएगा, तो स्मॉल जी बराबर क्या आ जाएगा, जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन आ गया, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक नोट किया जाए। हो गया ना जी। देखो स्मॉल जी यहाँ क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन फॉर अर्थ, अर्थ पे इसकी कितनी वैल्यू होती है स्मॉल जी की, स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ प्लानेट, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लानेट। अब क्वेश्चन एक देखो तो, इफ मास ऑफ ए प्लानेट, ऑफ ए प्लानेट is half of the half of the mass of earth and and radius of the radius of the planet is also half of the radius of earth. Gravitational acceleration, gravitational acceleration, gravitational acceleration on the planet will be ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 9.8
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नोट कर लिए जी तुम लोग? आंसर बताओ। हाँ, एक का तो सही आया है। देखो, स्मॉल जी क्या है, बराबर GM/r²। ठीक है, जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू बदलता नहीं है। तो जी प्रोपोर्शनल टू एम हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया। तो अगर शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि मास जो था आधा था, मास क्या था, आधा हो गया तो 1/2। रेडियस भी आधा हो गया तो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जी कितना गुना हो गया, 1/2, और ये हो गया 1/4। तो हम कह सकते हैं जी 1/2 इंटू 4/1, 2 से कट गया। कहने का मतलब स्मॉल जी का वैल्यू 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब अर्थ पे स्मॉल जी का वैल्यू कितना था, 9.8। ठीक है, तो जी डैश ही मान लेते हैं वहां। तो कितना गुना, 9.8 का अर्थ का दुगना हुआ, तो क्या हो जाएगा, 16.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव में बनाना है तो ऐसे कर दो कि पृथ्वी के लिए मानेंगे तो GM/r²। ठीक है, तो पृथ्वी के लिए जी की वैल्यू 9.8, GM/r², मास हो गया m। और ठीक है, और दूसरा जो प्लानेट है वहां मान लेते हैं जी डैश बराबर, ठीक है, फॉर गिवन प्लानेट लिख देते हैं, फॉर गिवन प्लानेट। ठीक है, तो वहां जी डैश बराबर मान लेंगे जी M डैश/r डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जी डैश, जी तो वही रह जाएगा, M डैश मास आधा हो गया तो पृथ्वी का आधा, पृथ्वी का माने M तो उसका आधा हो गया। R डैश कितना हो गया, R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको मानेंगे दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा को भागा दे दो, पहला और दूसरा को क्या कर दो, भागा दे दो। फर्स्ट भागा सेकेंड, तो कट छट के वही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना जी, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब आगे जो टॉपिक देखेंगे हम लोग,
वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जस्ट लाइक हम लोग देखे थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते थे, तो यहाँ भी ई से ही डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ताकि फार्मूला याद करने में आसानी हो, एकदम सिमिलर फार्मूला आता है। तो इसमें देखो पहले पॉइंट लिखिए, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ए मास कैपिटल एम प्रोड्यूसेज ग्रेविटेशनल फील्ड इन स्पेस around it, comma, which has a unique value at a point। ठीक है, if a test mass a small m is placed in this field then it will experience a gravitational force which is given by वेक्टर F बराबर m इंटू ई। ये नोट करो, समझाते हैं। देखो, कह रहा है कोई मास m है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कोई मास m है, वो चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है। कोई मास m है जो चारों तरफ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि कोई चार्ज अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता था, ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही कोई मास है जो अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसका यूनिक वैल्यू होता है किसी दिए गए पॉइंट पर। मान लो यहाँ पर है 2 न्यूटन पर केजी। ठीक है, 2 न्यूटन पर केजी, तो यहाँ पर हो सकता है क्या हो जाए, 1 न्यूटन पर केजी। मतलब एक पॉइंट पे अलग वैल्यू होगा, यूनिक वैल्यू होगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है, वही लिखा हुआ है। कह रहा है इफ ए टेस्ट मास स्मॉल m इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज गिवन बाय। ठीक है, मान लो कि कोई m मास है जो अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस फील्ड में कोई मास स्मॉल m रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F बराबर m इंटू ई। F बराबर m इंटू ई। m क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका मास। ई क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना था, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना था। ठीक है, तो इसको लिखवा देते हैं। एफ है जो फोर्स है, एम क्या है, टेस्ट मास है। ठीक है, और ई क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड।
ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जैसे पॉइंट मास के लिए वहां निकाले थे, पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ भी तो होगा। तो F बराबर m इंटू ई है, ठीक। पुट कर देंगे F बराबर क्या पुट कर देंगे, F बराबर G कैपिटल M बटा स्मॉल m बटा आर स्क्वायर होगा ना जी। तो ये पुट करेंगे G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा आर स्क्वायर बराबर स्मॉल m इंटू ई। एम से m क्या करेंगे, काट देंगे, कहानी खत्म हो गया। ठीक है। तो पॉइंट मास के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड समझना है, उल्टा बोल देते हैं आदत, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट ज्यादा पढ़ाते हैं ना। जी एम बटा आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है। ई हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ फील्ड। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आर क्या है, डिस्टेंस। ये ध्यान में रखना है। ये किधर लगेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन इसका डायरेक्शन भी होगा ना, तो किधर लगेगा, इट एक्ट्स ACTS acts towards मास कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M की तरफ काम करेगा। टेस्ट मास का वैल्यू क्या होगा, टेस्ट मास का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे मास है जो कट गया, उसका वैल्यू टेस्ट मास मतलब टेक चेक करने के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा कम रखें उतना ज्यादा ठीक होता, वैल्यू ज्यादा अच्छा रहेगा। हो गया ना जी, अब आगे चलते हैं। देखो पॉइंट दे के लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its SI unit is न्यूटन पर केजी। ठीक है। अब इसके बाद है, देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो मास है m1 m2, दोनों के बीच का दूरी r है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U से डिनोट करते हैं, G m1 m2 बटा R हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टेट की तरह ही सब है, ठीक है, वैसा ही प्रूफ भी होता है। तो एक ही चीज को दो दो बार करने से, कुछ इलेक्ट्रोस्टेट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हम लोग, वैसे ही डायरेक्ट रिजल्ट का यूज यहाँ पे होता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के Q1 Q2 बटा R था, उसी के सिमिलर यहाँ पे ये हो गया, के जगह आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहां पे कूलम्ब्स कांस्टेंट था, चार्ज के जगह मास आ गया। ठीक है ना, नोटेशन सब पता ही है, यू है जो पोटेंशियल एनर्जी है,
M1 M2 अभी देख ही चुके हैं, R क्या है सब पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कोई मास यहाँ पे m है, इसके चलते r दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए याद रखना v इक्वल्स टू माइनस GM/r। v क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसा कि चार्ज में होता था, चार्ज में पोटेंशियल बराबर KQ/r हो जाता। ठीक है ना? हो गया जी। चलो आगे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, देखो क्या रिलेशन था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो dv बराबर क्या था वहां? माइनस वेक्टर E.dr था ना। वही रिलेशन यहाँ भी फॉलो होगा। dv क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, E क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब देखो इसी का यूज करके हम लोग निकाले थे। Ex बराबर क्या होता था? माइनस dv/dx। मतलब x डायरेक्शन में अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे x डायरेक्शन में। इसमें करना क्या है? कीपिंग बाई जेड कांस्टेंट। बाई जेड को क्या करना है? कीपिंग बाई एंड जेड कांस्टेंट। बाई और जेड को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको तो। आवाज नहीं आ रहा था, देख लेते हैं।
चलो लास्ट में पूछ लेना, लास्ट में टाइम दे देंगे, इसमें कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, वैसे ही इसको नोट कर लिया। इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ई बाई इक्वल्स टू माइनस डी वी बटा डी वाई, और ई जेड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बटा डी जेड। ठीक है, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट। इसमें क्या कैसे डिफरेंशिएशन करना है, कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट, एक्स और वाई को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं, वो बनाना है तुम लोग को। लिखो क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ तुम, क्वेश्चन लिखो। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए mass distribution is v equals to 3x square by plus y qz, and the gravitational field। पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है एक्स और वाई के टर्म में, ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहा है क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बना चुके हो, बनाओ इसको, सोल्व करो तो। देखो Ex अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, dv बटा dx। ठीक है, v का वैल्यू कितना है, 3x स्क्वायर बाई प्लस बाई क्यू जेड बटा क्या करना है, dx। ठीक है, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है, बाई जेड को कांस्टेंट मानना है, तो माइनस डी 3x स्क्वायर बाई बटा dx प्लस डी बाई क्यू जेड बटा dx। ठीक है, जूही जूही गेट मेरा बंद कर दो।
-3x² y/dx, ठीक है, प्लस d/qz/dx ये है। तो देखो y और z को कांस्टेंट माना गया है, तो ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे इस टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसमें y और 3 कांस्टेंट, 3y बाहर आएगा, dx² बटा क्या होगा, dx, ठीक है। ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया। तो -3y x² का क्या लिखेंगे, 2x, तो -6xy हो गया। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही y डायरेक्शन में निकालेंगे, फिर z में निकालेंगे, ठीक है। हो गया ना। अब देखो आगे चलते हैं। ई वाई निकालेंगे तो हो जाएगा -dv/dy। v की वैल्यू कितनी है, 3x² y प्लस y/z बटा dy। अब y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है छोटू, तो d 3x² y बटा dy प्लस d y/z बटा dy, ठीक है, माइनस इसमें क्या बाहर निकलेगा, 3x², तो dy/dy, ठीक है। और इसमें क्या बाहर जाएगा, z, dy/dy, ठीक है। तो हो जाएगा -3x², dy/dy 1 हो गया, z इंटू वो कितना हो जाएगा, 3y², ठीक है। तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, इधर बच जाएगा x² और उधर क्या बच जाएगा, z/2, ठीक है। तो ये हो गया y। ई जेड निकालेंगे उसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, -dv/dz। तो v का वैल्यू कितना है, d 3x² y प्लस y/z बटा dz। तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं जी, तो -d, इसका डिफ्रेंसिएशन z है, तो इसमें तो देखो सारा का सारा y और x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया पहला वाला का। दूसरा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो उसमें y³ बाहर निकलेगा, dz/dz, ठीक है। तो ये हो जाएगा -y³ इंटू 1, तो -y³, ठीक है। तो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी को लिख देंगे फिर अच्छे से। इसको अब लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे,
वेक्टर ई इक्वल्स टू लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा -6xy। तो ई एक्स का वैल्यू इतना था और ई वाई का वैल्यू कितना था? तो उसका वैल्यू था -3 × x² प्लस y² z। ठीक है, और लास्ट वाले का वैल्यू कितना था? तो -y³ × k कैप, इसमें रह जाएगा j कैप। अब इसमें कर दोगे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो ये xy 6xy आई कैप प्लस 3 × x² प्लस y² z × j कैप प्लस y³ × k कैप। ये हो गया आंसर। हमको पोटेंशियल दिया था, उससे हम क्या निकाल दिए? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, उसको बना लेना। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a the gravitational potential in a region is given by v equals to 20x plus y joule per kg. Find the magnitude of the gravitational force on a particle of mass 0.5 kg placed at the origin। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लेना। इतना तक ये वाला क्लास